सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। हमारा आज का चर्चा का विषय खासा है। हमारा विषय है किसान आंदोलन कितना अटका कितना भटका, और आज का स्कोर है 104 नॉट आउट। क्रिकेट मैच की बात नहीं हो रही है, किसान आंदोलन के दिनों के संदर्भ में बात हो रही है। 6 मार्च को किसान आंदोलन 100 दिन पूरे कर चुका था। आज 10 मार्च है, पूरे 104 दिन बीत चुके हैं। लेकिन मामला जहां का तहां है। किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी गंभीर विषय रहा किसान आंदोलन, लेकिन इसके संदर्भ में कोई नतीजा लंबे समय से चल रही जद्दोजहद के बाद भी निकल कर नहीं आया। आज भी कृषि कानूनों का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। किसानों ने तमाम आयोजन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कुछ सुलझता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज हरियाणा विधानसभा के अंदर खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर लाकर रखा। कुल मिलाकर वो चारों खाने चित्त रहा। 32 के मुकाबले 55 वोट अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आए। सदन के अंतर्गत एक बार फिर साबित हुआ कि आंदोलन सड़क पर जितना भी चले, पर संसद के अंतर्गत और विधानसभाओं के अंदर जिस सरकार का बहुमत है वहां पर कुछ बदलने वाला नहीं है। खास बात यह है कि इस किसान आंदोलन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी 12 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस कानूनों के संदर्भ में 2 महीने के लिए रोक लगाई गई थी। 12 तारीख आने को है, रोक खत्म होने जा रही है। एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने कुछ बैठकें की हैं, पर कमेटी के बैठक के कोई निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जल्द ही आने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। इस बीच में तमाम जो बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर के अंतर्गत पहले कड़कड़ाती सर्दी के संदर्भ में बात हो रही थी, अब झुलसती गर्मी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कई जगह पर कूलर लग रहे हैं, कुछ जगहों पर एसी के लगने की भी खबरें आ रही हैं। जानने में दिलचस्पी है हमारी इस बात को लेकर कि आखिर दिल्ली की सीमा पर किसानों का आना और जाने के साथ में बैठा रहना किस समाधान की उम्मीद के साथ में है। किसान आंदोलन से जुड़े तमाम बड़े चेहरे इस समय पर देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर पंचायत कर रहे हैं। तमाम राजनेता भी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं और हिस्सा बनकर देश की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय गैर राजनीतिक तौर पर समझा जा रहा आंदोलन अब कहीं कोई राजनीति का अखाड़ा तो नहीं बन गया, ये सवाल भी उठने लगे हैं। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किसान आंदोलन को इतने लंबे तक चलाए रखने की मंशा से किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम नेता क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, जो शायद हमें समझा पाएंगे कि आखिर इस आंदोलन की दशा और दिशा अब क्या रहने वाली है। पर उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संस्कृत की एक सूक्ति के तौर पर है। हमारा आज का विचार सूत्र एक कहता है कि दर्दुरा व्याहरन्ति किम देव पृथ्व्याम वर्षितुम विरमति, अर्थात क्या पृथ्वी पर पानी बरसाने के लिए भगवान मेंढकों की टर की प्रतीक्षा करता है। कालिदास ने अपनी रचना के अंदर इस सूक्ति को कहा था। इस संदर्भ में हम अभी के संदर्भ में यही मान सकते हैं कि क्या देश की सरकार किसान आंदोलन के संदर्भ में किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, तब इसके संदर्भ में अपना निर्णायक फैसला सुनाएगी। किसान आंदोलन के संदर्भ में सरकार ना तो ये कहती है कि ये जो 3 कानून है अंतिम है और इसके संदर्भ में कोई संशोधन नहीं होगा। सरकार बार बार कहती है आप संशोधन के संदर्भ में बताइए, हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता कहते हैं कि हम पूरे के पूरे प्रस्तावों को ही निरस्त करने की मांग करते हैं। इस रोशनी में जो 5 खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनमें प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भी जाने क्या क्या, लेकिन वह हमारे साथ इस चर्चा का आज हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस का एक कद्दावर चेहरा है, किसान मजदूर की राजनीति में अपना जीवन खपा चुके हैं, वह एक बार फिर हमारे साथ हैं। राजवीर सिंह जादौन जी खासतौर पर आज हमारे साथ पहली बार इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन का, जो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से ताल्लुक रखती है, वह हमारे साथ हैं। भानु प्रताप सिंह जी हैं, भानुगुट के अंतर्गत अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसके बाद अपनी नाराजगी को सार्वजनिक करने वाले भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ में, देश के जाने माने पत्रकार हैं, अपनी निष्पक्ष राय रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजवीर सिंह जादौन जी से ही करते हैं। तमाम लोगों के संदर्भ में आप लोगों का दावा था कि जब तक कानून निरस्त नहीं हो जाएंगे हम सीमा से नहीं हटेंगे, पर देख रहे हैं आप क्या, आपके तमाम नेता सीमा से हट चुके हैं, देश के कोने कोने में जा रहे हैं, मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं, फूल ले रहे हैं और साथ साथ में देश की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जानने में दिलचस्पी है जादौन साहब
कि क्या सीमा पर बैठे रहकर समाधान की उम्मीद नहीं रह गई आपको, जिसके चलते अब देश के कोने कोने में जाने की नौबत आन पड़ी है, और इसके माध्यम से क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? देखिए द्विवेदी जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर चला वो अभी भी बैठा हुआ है। ये सरकार शुरुआत से कहती रही कि ये दो प्रदेशों का आंदोलन है। धीरे धीरे सरकार की हठधर्मिता के कारण किसानों में जागृति आई है और आज किसान चाहे क्षेत्र में हो, चाहे घर में हो, चाहे आंदोलन में हो, चाहे बाजार में हो, चर्चा किसान आंदोलन की हिंदुस्तान में पहली बार किसान नंबर 1 एजेंडे पर आया। तो इस आपके जाने की तो जनता है, देश की जनता उनको बुला रही है कि हम आपको पीछे बुलाना चाहते हैं। ऐसी बात मैं जादौन साहब के पास में दोबारा जाने की कोशिश करूंगा, तकनीकी तौर पर उनके साथ में हमें दिक्कत है। हम भानु प्रताप सिंह जी के पास में चलते हैं और भानु जी आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन के संदर्भ में बॉर्डर से आप पहले हट गए थे, अभी किसान आंदोलन जिस स्वरूप में है, कुछ बचा है, कोई उम्मीद है, या मान लिया जाए अब आंदोलन केवल औपचारिकता मात्र रह गया है? देश के संविधान में जी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन किया जाए। जी हमारे जो कुछ लोग थे, उन्होंने जब दिल्ली में हिंसा करी और लगभग 500 पुलिसकर्मी घायल कर दिए। जी हम 70 साल उम्र है, ये जो देश के सारे किसान नेता हैं वो हमसे बहुत जूनियर हैं। हम जानते हैं कि आंदोलन कैसे होते हैं। हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे जी, लेकिन इस तरह आंदोलन नहीं होता है कि इसको मारो उसको मारो, लाल किले पे झंडा फहरा दो। और अब सारी पार्टियों के कहने से यहां वहां भगे डोलो। आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए था, बॉर्डर पे होना चाहिए था। और ये जो निकाली थी ना यात्रा जी जो परेड, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी जी, पागलपन था। इसलिए ये यात्रा नहीं निकलती तो ये देश के किसान संगठन बदनाम नहीं होते जी। कोई कह रहा है आतंकवादी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है कांग्रेस के बल पर लड़ रहे हैं। तो इन चीजों से मैं तो ये कहता हूं उसी दिन जिस दिन 27 तारीख को सब लोग छोड़ देते हैं आंदोलन वहां से जी, तो जो गलत लोग थे वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते और ना हम बदनाम होते। फिर दोबारा से तैयारी करके किसानों के हित में आंदोलन करते। और यही हमारा निर्णय है। हम किसी ऐसे संगठन के साथ जो किसानों को मारता हो, पुलिस वालों को मारता हो या और कुछ करता हो, हमें दुख है कि 250 आंदोलन में किसान मर गए। हमारी मांग है उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, लेकिन ये भी मांग है कि हिंसा न की जाए। दोबारा हम सुन रहे हैं क्या फिर दिल्ली पर चढ़ेंगे, कोई कह रहा है संसद भवन घेरेंगे। तो क्या हो तुम दूसरे देश के लोग हो क्या देश के लोग हो? और एक और बात बताऊं, केवल एमएसपी और केवल इन 3 कानूनों के हटाने से कुछ नहीं होगा। होगा किसान आयोग का गठन कर दे सरकार, और किसान आयोग की राय से गन्ना, गेहूं, चावल और भी जितनी किसानों की फसलें हैं उनके भाव तय किए जाएं और सरकार खरीदने की व्यवस्था करे। जो भाव तय हो उससे कम पे कोई भी प्राइवेट कंपनी खरीद ना पाए, तब तो होगा इस किसान का उद्धार। और यहां लड़ो वहां लड़ो, कांग्रेस के साथ वहां चले जाओ, क्या वहां बंगाल में चले जाओ कि वहां चले जाओ, ये किसान अराजनीतिक है। इसको राजनीति में भाग लेना किसानों का नुकसान करना है, किसानों का नुकसान करना है। भानु जी एक बात आपसे जाननी है, अभी जो किसान आंदोलन जिस भी स्वरूप में दिख रहा है, क्या भविष्य दिख रहा है आपको किसान नेता होने के नाते? कुछ बचा है या अब एक औपचारिकता हो रही है और राजनीतिक दलों का खिलौना मात्र बन के रह गया है? कहां जी, कहां है आंदोलन? जी अब आंदोलन कुछ नहीं रहा जी। अब तो हम बंगाल को जाएंगे,
जी। हम ये संसद भवन को तोड़ देंगे, ट्रैक्टर 40 लाख चढ़ाएंगे। जी। ये तो एकदम से, देखिए मेरा किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन बात यह है कि जिसकी सरकार होगी उसी से तो मांगेंगे। जी। इस समय भाजपा की सरकार है तो भाजपा से मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे अहिंसात्मक भाव से, न कि हिंसा से मांगेंगे। तो सरकार के पास पुलिस भी है, मिलिट्री भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, उनसे कैसे हम पार पड़ जाएगी? कैसे हम पार कर पाएंगे? भानु जी का तो कहना है आंदोलन खत्म हो गया। जयप्रकाश जी मेरे साथ में हैं। जयप्रकाश जी, भानु जी एक बड़ा चेहरा है, किसान आंदोलन का रहे हैं, बड़ा अनुभव उनके साथ में रहा है। उनकी दो बातें हैं, एक तो आंदोलन में कुछ बचा नहीं और कांग्रेस के हाथ में खेला जा रहा है। दोनों बातों से इत्तेफाक रखते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता ने, खासतौर पर विपक्षी दलों की सक्रियता ने इस आंदोलन को भ्रमित कर दिया है और कहीं भटक गया? जी। भानु प्रताप की राय से साथ नहीं रखता। जी। भानु प्रताप जी जो भाषा बोल रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, वो बड़ी निंदनीय भाषा है। जी। क्योंकि वो पूर्ण रूप से पहले भी मजबूत होकर के निकला है। कल महिला दिवस मनाया गया था, आपने देखा होगा भानु प्रताप की, जिस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से हमारी माताओं बहनों ने आंदोलन को चलाया है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? आप 26 तारीख की घटना को लेकर के आप तो सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, केंद्र सरकार को। जी। तो मैं इसे पाक नहीं रखता। आंदोलन बड़ा मजबूती से चल रहा है। और भानु प्रताप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कर्नाटका के अंदर, किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर, किस तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है। तो ये कांग्रेस ने तो भानु प्रताप जी खुद बॉर्डर पे बैठे थे, कहा था कि आंदोलन तो किसान संगठनों का है। कांग्रेस पार्टी तो इसके बैक में काम कर रही है। और दूसरा, मैं भानु प्रताप जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी में जो आस्था रखते हैं वो किसान नहीं है? अगर वो हम आंदोलन में हिस्सा भी ले, हम किसान के बेटे हैं, हम कभी भी मंच संचालन नहीं किए, हमने कभी मंचों में भाषण नहीं दिए, हम तो केवल जो किसान संगठन आंदोलन चला रहे हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश में आया, तो अगर आप भानु प्रताप जी इसको आंदोलन से जोड़ेंगे तो बात सही है, लेकिन ये कहेंगे कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विधानसभा में क्यों आई? तो ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिम्मेवारी को निभाया है। अब ये सोचना पड़ेगा, जो लोग अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में गए हैं, जिन्होंने जनता के विप का उल्लंघन किया है, जिन्होंने केवल एक विधानसभा के अंदर विप जारी करके उसका समर्थन किया है, तो उन लोगों से आप भानु प्रताप जी कहिए। हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन नहीं है, आंदोलन किसान संगठनों का है और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है, हम उनके समर्थन में। अच्छा जयप्रकाश जी, मैं एक सवाल करता हूं आपसे। आप तो राजनीति के कुशल खिलाड़ी रहे, समय को भांपने में, जांचने में आपकी कोई सानी नहीं रही, ऐसा हरियाणा के राजनीतिक जगत में कहा जाता है। आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि किसान नेताओं से चूक हो गई? जो 22 जनवरी को आखिरी बैठक हुई थी सरकार के साथ, उस समय पर देश की सरकार ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल या 2 साल के लिए हम कानून स्थगित कर देते हैं। आपको नहीं लगता है मौका चूक गए किसान नेता? 2 साल के लिए स्थगित करा लेते, देश भर में तो घूम ही रहे हैं, स्थगित करा के घूम लेते, जनमानस तैयार कराते, सरकार अपने आप घुटनों पर रहती, 2 साल की जगह हमेशा के लिए ही कानून निरस्त हो जाता। आपको नहीं लगता है राजनीति का खेल समझने में चूक गया देश का किसान? नहीं, मेरी राय एक है जी। वैसे किसान संगठनों ने फैसला करना है, वो क्या करेंगे, हम उनके कार्यक्रम में या उनके आंदोलन में, उनकी रूपरेखा में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करते जी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, और विशेष तौर से भानु प्रताप जी जिस तरीके से कह रहे हैं जी, कि जब केंद्र सरकार के कृषि मंत्री साहब ने, तोमर साहब ने ये कहा कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, हम उनको संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, तो अमेंडमेंट के लिए भी ये जो संशोधन ये करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे जिन जिन भी धाराओं में, वो भी तो पार्लियामेंट में जाएगा जी। अच्छा ये होता कि 22 तारीख को जब कृषि मंत्री जी ने कहा
कि ये सारे बिल वापस पार्लियामेंट में ले जा करके और उस वक्त दोबारा से इनको लाते और उससे पहले ये कहते कि हम सब किसान संगठनों के नेताओं से और देश कृषि के वैज्ञानिकों से, कृषि के अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श करेंगे और तब हम दोबारा बिल लेकर के आएंगे। उसमें क्या फर्क पड़ता था? ये सरकार जिद है। आप किसान की बात करते हो, जिद करे बैठे हैं। किसान का अड़ियल रवैया नहीं है, अड़ियल रवैया है केंद्र सरकार का। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उजागर कर दिया कि ना हम झुकेंगे ना किसी से डरेंगे। प्रजातंत्र में सरकारें कभी किसी से डरती है? प्रजातंत्र तो लोकराज से चलता है, लोकराज से चलता है। जब लोकराज होगी सरकार में तो वो लोकराज की बात करेगी, लोकराज आएगा तो जनता की बात तो सुनी जाएगी। तो ना लोकलाज है ना लोकराज है, ये जयप्रकाश जी का मानना है। लेकिन मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं राजवीर सिंह जादौन जी के पास जाने की, जिनसे हम तकनीकी कारण से पहले बात नहीं कर पाए थे, और उनसे जानना चाहते हैं 104 दिन हो गए, अब बॉर्डर पर ना तो किसान पूरे समय रहते हैं ना किसानों के नेता रहते हैं, फिर भी वहां पर आपने एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है। किस लिए बना रखा है? वहां बैठकर क्या जताना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? जादौन साहब थोड़ा रोशनी डालेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि न किसान रहे न किसान नेता रहे बॉर्डरों पर, जी आइए हम आपको आमंत्रण देते हैं। आप जिस बॉर्डर पे आना चाहते हैं आइए। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ जी, आइए आप। मौसम होता है, मौसम में जब ठंडी पड़ रही थी तो किसान टेंट से निकल करके धूप में खड़ा होना पसंद करता था जी। अब गर्मी है, अब धूप से हट करके छाया में जाना चाहता है जी। आप तब देखिए तो आप किन लोगों की बातें कर रहे हैं आप। आंदोलन पूरी मजबूती से चल रहा है। आज पूरे देश में किसान एजेंडा बना हुआ है। हर आदमी को कोई कहीं भी रैली कर ले, कोई पंचायत कर ले, किसान पंचायत का नाम देना पड़ेगा जी। और रही बात, कुछ लोग अभी कह रहे थे वो आंदोलन खत्म हो गया, वो हिंसा हो गई। क्या बात है भाई, जो आंदोलन में ही नहीं रहे कभी, जिनका आंदोलन से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, आंदोलन की कमेटियों में नहीं है, वो लोग आंदोलन का के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आदरणीय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये किसान आंदोलन है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसान पहले नंबर पर एजेंडा बना है इस बार। अब आपसे भी हम करेंगे कि आप अपनी विचारधारा पॉजिटिव बनाएं। आकर के आंदोलन देखिए तो क्या है आंदोलन। आंदोलन एक विचारधारा होती है। आंदोलन वो विचारधारा है जो संख्या से नहीं आती जाती। आंदोलन वो विचारधारा जिससे पूरे देश का किसान प्रभावित हो, उसको आंदोलन कहते हैं। आज पूरे देश का किसान, चाहे वो केरल का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे इधर का आसाम का, कहीं का भी हो, हर जगह आंदोलन रहते किसान। आज किसान के वजूद की बात है। किसान समझ गया है कि हमारा वजूद खतरे में है और वो लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जिनका कोई वजूद नहीं, ना संगठन बचा, ना वजूद बचा, ना कोई दीन बचा, ना ईमान बचा। इससे कोई मतलब नहीं है। आप आइए, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। जादव साहब, मैं आपकी जानकारी बताना चाहूंगा कि हमारी टीम तो लगातार ही आपके आंदोलन को कवर कर रही है। ये जो सवाल है उसके 2-3 कारण हैं। एक, आपके किसान आंदोलन के तमाम बड़े चेहरे इस समय देश के कोने कोने में जाकर सभाएं कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। चाहे वो चढ़ूनी जी हों, चाहे वो टिकैत जी हों, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। दूसरा, ये भी बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के लिए लोग आते हैं, हफ्ते 10 दिन रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। इन सबसे सरकार को फर्क क्या पड़ रहा है? आज 104 दिन हो गए, सरकार के स्तर पर कहीं आपको लग रहा है कि सरकार कोई चिंता आपकी कर रही है? सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है आपके बैठे रहने से, आपके टिके रहने से? जो जयप्रकाश जी ने अभी टिप्पणी की लोकराज के संदर्भ में, लोकलाज के संदर्भ में, ऐसी लोकलाज आपको कहीं सरकार के संदर्भ में दिख रही है? इसलिए आपसे यह सवाल है कि यहां पर बैठे रहकर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं आप? कोई निराशा, कोई हताशा आपके अंदर नहीं आ रही कि इतने समय से बैठे रहने के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बिल्कुल नहीं, करता ही नहीं। और मजबूती आ रही है, हमारे संकल्प में और मजबूती आ रही है जी। हमारे कंधों पर 130 करोड़ जनता का पेट भरने का भी ठेका है जी। खेती का समय चल रहा है, कटाई का समय चल रहा है। हमने रोटेशन प्रणाली बनाई हुई है। किसानों से कहा 8-8 दिन की शिफ्ट बनाई है। 8 दिन आ रही है, आप घर जाइए, दूसरा किसान आकर ज्वाइन करेगा, वो आंदोलन करेगा जी। कहीं कोई जहां, और जो हमारे नेता जा रहे हैं, क्या अन्य नेताओं को ही पूरे देश में जाने का वीजा है? किसान नेता नहीं जा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते? और अगर कह रहे हैं तो देश के पेट में दर्द क्यों हो रहा? कि जब किसान देश का सुनना चाह रहा है तो उनको बात कहकर के जाकर के सुनाने में दिक्कत कहाँ है? और रही सरकार की बात, सरकार हमारी चिंता करे न करे, हमें इस बात की चिंता नहीं है जी। हम देश की चिंता को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। सरकार को खोजते खोजते हम दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं
सरकार को चिंता हमारी करना पड़ेगी। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम देश के आम किसान हैं, हम देश का भला चाहते हैं, हम किसी पार्टी का भला नहीं चाहते। हम सरकार को किसान के रास्ते पर लाना चाहते, सरकार को झुकाना नहीं चाहते। सरकार जो रास्ता भटक गई है, कॉर्पोरेट के रास्ते पर चल पड़ी है, हम रास्ते पर लाना चाहते किसान सरकार को, क्योंकि हमारी बनाई हुई सरकार है। जब तक नहीं हमें चिंता है सरकार के रुख की, सरकार जो चाहे तो कर ले। हिंसा की बात जिन्होंने हिंसा की, हमारे नेता ने कहा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जिस मार्ग को तय किया गया था, उस मार्ग पे बैरिकेड लगा करके इस किसान आंदोलन को भटकाने का काम किया। जिन्होंने हिंसा की उनको रेड कारपेट बिछा करके लाल किले जाने दिया और पूरा तांडव करने के बाद उसी रेड कारपेट से वापस जाने दिया। ये कहाँ का है? ये कौन किनसे जुड़े हुए लोग थे, किनके साथ रह रहे थे, किनके साथ काम कर रहे थे, किनको जिता करके सरकार बना रहे थे? ये तो जांच का विषय है। देश की 130 करोड़ जनता द्विवेदी जी जान गई है कि सरकार का क्या रुख है और सरकारी लोगों का क्या रुख है और देश के सच्चे किसानों का क्या रुख है। जादौन जी, बहुत स्पष्ट तौर पे हमारा उद्देश्य सरकार को झुकाना नहीं है, सरकार को सही रास्ते पर लाना है। और जिस पार्टी की सरकार है उसके एक प्रबुद्ध विचारक राजनेता जिनका नाम प्रेम प्रकाश पांडे, वो हमारे साथ में है। प्रेम प्रकाश जी, समझ पा रहे हैं, आपको दिल्ली की सीमा पर आए हुए किसानों को सेहत पर कोई फर्क पड़ता दिखता नहीं है, लेकिन अब ये जो गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, राज्य में पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, इससे आपकी सेहत में कुछ फर्क पड़ रहा है? या अभी आपको लगता है कि चूंकि 2024 का इलेक्शन बहुत दूर है तो अभी परवाह करने की जरूरत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, किसानों के प्रति पहले दिन से ही पूरे संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार ने हमारे कृषि मंत्री ने हर वर्ग के लोगों को बुला करके वहां बात किया, जितने भी आंदोलन से जुड़े किसान थे। और अगर चिंता नहीं रहती तो आप बताइए 11 दौर की बातचीत कैसे होती 22 जनवरी तक? पहले मान लीजिए कानून में ये प्रॉब्लम था, ये हुआ जो कुछ भी शुरुआती दौर में बताया गया कि एमएसपी की गारंटी दीजिए, गारंटी दे दी गई। अब बोलते हैं कि वो उसको कानून में बना दीजिए। भाई, कानून में बना देने पर जो दिक्कतें हैं और नहीं है, इस पर भी वहां चर्चा हुई होगी। पहले कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी भी ये कारपोरेट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की किसानों में, देहातों में, हम सब किसान हैं सब जगह, जिसको कहीं रेगा पे बोलते हैं, कहीं पे कोई ठेके सिस्टम पे, कोई बटाईदार बोलते हैं। ये सिस्टम पहले से दूसरी बात, शब्दों का फिर कारपोरेट हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। कोऑपरेटिव में 20 किसान, अगर मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव संस्था बना करके कोई किसानी करता है तो वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत चलेगा। कारपोरेट में भी जो करेगा वो कारपोरेट एक्ट के तहत चलेगा। कंपनी बनाएगा, कंपनी बना करके कंपनी से वो माल खरीदेगा, माल बेचेगा। तो किसान का जहां तक कल जो मामला था, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। और यहां तक कि जितने बार उन्होंने कहा कि ये संशोधन होना चाहिए। अब दूसरी बात कि सरकार का निर्माण कौन करता है? देश की 130 करोड़ जनता करती है। लोकतंत्र में लोगों ने वोट देकर के सरकार चुना, दोनों सदनों में बाकायदा उसकी चर्चा हो करके और वहां से ये कानून पारित हुआ। हालांकि विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किस तरीके का अपना असंसदीय व्यवहार तो छोड़ दीजिए, वो उस स्तर तक गए कि उसकी कभी भी संसदीय कार्यों में उसकी कल्पना नहीं हो सकती है राज्यसभा में। उसके बाद जब पारित हो गया और राजनीतिक दल क्या क्या करते रहे, सरकार बार बार से किसान आंदोलन के समय ये कहती रही कि देखिए आपकी शुरुआत अच्छी है किसानों के साथ, तभी तो बात कर रहे थे। और बार बार चेतावनी भी देती रही कि देखिए आपके आंदोलन में गलत लोग घुस रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों से घुस रहे हैं, कुछ देशद्रोही ताकतें घुस रही है। आप बार बार बोला गया कि आप लोग ये ट्रैक्टर रैली मत निकालिए, गड़बड़ हो सकता है। एनआईए के तरफ से नोटिस गई, उसका विरोध हुआ। तो सरकार तो पूरी तरीके से इनके साथ खड़ी रही, इनकी बहुत सारी मांगों के साथ रही।
पांडे जी, मैं थोड़ा आपको विषय पर लेकर आता हूं। क्या है कि मेरी दिलचस्पी और दर्शकों की दिलचस्पी 1.5-2 महीने पुरानी कहानी में नहीं है। आपसे जानने के लिए मेरे पास 2-3 सवाल हैं। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों से सरकार की दूरी एक फोन कॉल की है। 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, वो दूरी पटी नहीं है। क्या इसे सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? एक सवाल आपसे ये है, उस दूरी को पाट नहीं पाने को भी आप उपलब्धि मानते हैं? दूसरा, किसान आंदोलन के संदर्भ में जिस हश्र पर अभी आ रखा है, क्या इसे आप अपनी सफलता के तौर पर आंक रहे हैं कि कहीं कोई बहुत ज्यादा अब परेशानी की बात नहीं है, हमने आंदोलन से निपट लिया है? या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ करने के लिए गुंजाइश बाकी है, तो इन 5 राज्यों के परिणाम आ जाएं चुनावों के, उसके बाद? देखिए, पहले सवाल क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात संसद में कही और जो मुझको लगता है कि 22 जनवरी को जो 11वें स्तर पे जो बात हुई थी जी, उस संबंध में जो सरकार के तरफ से प्रस्ताव रखा गया था जी, और उसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि हम इसको देख करके बताएंगे, और वो आज जो बोल रहे हैं कि नहीं, तीनों कानून आप रद्द कीजिए और जो भी इनकी मांग है जी। तो दूरी जो है मुझको लगता है वो वही है कि सरकार वहां पर खड़ी है, किसान नेता यहाँ खड़े हैं। पहला तो ये है। दूसरी, जहां तक किसान आंदोलन ना भटका ना अटका, जो भी उनका है, आंदोलन करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है जी। हर जगह जाकर के वो जो कहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे आंदोलनों से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार न तो आंदोलनों से घबराने वाली है न डरने वाली है, लेकिन किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखते हुए, और आपको या हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ जाकर के कहीं बात कहे, लोकतांत्रिक तरीके से जो कहना है। चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने तय किया कि हम जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध काम करेंगे। बहुत से नेता, जयप्रकाश जी खुद बोल रहे थे कि भाई हम किसान भी तो हैं, बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे लोग जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के भी उस किसान आंदोलन में हैं, वे अपने अपने राजनीतिक धाराओं के आधार पर भी निर्णय करते होंगे, करवाते होंगे। तो लेकिन इससे कहीं भी सरकार इस मामले में नहीं है। सरकार जो अभी तक मुझको लगता है, सरकार ने जो निर्णय दिया है और जो कहा है, और वो सरकार ये मान रही है कि जो हम कर रहे हैं किसान हित में कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं सरकार मान रही है किसान हित में कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ में है, पूरे घटनाक्रम को लगातार देखते रहे। विनोद जी, आपसे सीधा सवाल है, किसान आंदोलन के संदर्भ में अचानक ऐसा लगने लगा है कि केंद्र सरकार बेपरवाह हो गई है। किसान नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अलग अलग आयोजन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अभी जब हम कार्यक्रम शुरू करने आ रहे थे तभी पता चला कि 4 महीने पूरे होने पर 26 मार्च को आप पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। महिला दिवस का आयोजन भी हो गया, अलग अलग आयोजन भी हो गए, पर सरकार की सेहत में कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? सरकार को लग गया है कि दम नहीं रहा किसानों में, जितना दम था दिखा लिए, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है? देखिए हिमांशु जी, सरकार का अपना आकलन है और किसान नेताओं का अपना आकलन है जी। और ये किसान आंदोलन ने ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि ना भटका है ना अटका है, लटका हुआ है जी। और लटका कहाँ है? लटका ये है कि जो सरकार एक फोन कॉल की दूरी की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की और जिसके बारे में पांडे जी ने बहुत विस्तार से बताया कि दूरी कहाँ है जी। एक किनारे पर सरकार खड़ी है कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होंगे जी, और एमएसपी के बारे में कोई बात अभी नहीं हो रही है। किसान दूसरे किनारे पर खड़े हुए हैं कि कानून वापस करिए और एमएसपी की लिखित गारंटी दीजिए, कानूनी दर्जा देके कि खरीद की गारंटी दीजिए। गारंटी मतलब ये नहीं कि खाली एमएसपी जारी रहेगी ये कहने की बात, गारंटी खरीद की, खरीद जो भी होगी वो एमएसपी पे होगी। असल में ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है कि एमएसपी की गारंटी दे दी गई। गारंटी तो ये दी जाती है कि एमएसपी जारी रहेगी, यानी घोषणा होती रहेगी, कोई खरीदे चाहे ना खरीदे। किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी हो, यानी अगर 1 किलो चावल और गेहूं या धान हिमांशु द्विवेदी या विनोद अग्निहोत्री भी खरीदे तो एमएसपी पे ही खरीदे जी, और या कोई बड़ा व्यापारी खरीदे तो एमएसपी पे खरीदे। ये गारंटी चाहिए किसानों को। तो एक तो ये यहां लटका हुआ है मामला। अब क्या है कि किसान नेता जो है निश्चित रूप से 26 जनवरी की घटना के बाद काफी उनका मनोबल गिर गया था, लेकिन फिर संभला वो। इस तरह के उतार चढ़ाव आंदोलनों में आते रहे हैं। पांडे जी बहुत पुराने राजनेता हैं, आंदोलनों से भी काफी 2-4 रहे होंगे। आप याद कीजिए राम मंदिर का आंदोलन कितना लंबा चला जी, मतलब 1949 में जब वहां मूर्तियां रखी गई तब से लेकर के और 2020 में आकर के फैसला हुआ, यानी कितने साल चला आप मान के चलिए कि 50 साल वो और 2 साल वो, 20 साल वो, 70 साल जो है
राम मंदिर का आंदोलन तमाम उतार चढ़ावों से गुजर के तब जाके एक नतीजे पे पहुंचा। इसको तो 3 महीने ही हुए हैं अभी, और ये किसानों के बहुत ही बुनियादी मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है। और जो अभी राजकुमार इन्होंने कहा, हमारे बाकियों के जो जादौन साहब हैं जी, बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आंदोलन में कोई सफलता का मतलब ये नहीं होता कि मांगे मान ली जाए। किसान जो राजनीति के एजेंडे से बिल्कुल बाहर हो गया था जी, आप देख लीजिए पिछले 20-25 साल के इतिहास देख लीजिए राजनीति का, कोई सरकार रही हो किसान पर बात ही नहीं होती थी। वित्त मंत्री बजट बनाते समय उद्योग संघ से बात होती थी, सीए संघ से बात होती थी, तमाम संघ, किसानों से कहां बात होती थी। किसान एक एजेंडे पर आ गया है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अराजनीतिक कोई चीज नहीं होती है, अराजनीतिक होना भी एक बड़ी राजनीति है जी, ये भी मैं बता दूं आपको। और कोई भी आंदोलन अराजनीतिक होकर कभी सफल नहीं हुआ। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भानु जी कह रहे थे, मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने उस आंदोलन को बहुत कवर किया है। महेंद्र सिंह टिकैत किसी भी आंदोलन को सफलता नहीं दिला पाए जी। वो मांगे जो थी उनकी राजनीतिक वाली जहां की तहां वैसी ही रही, छोटे मोटी जो झगड़े झंझट थे वो मान लिए जाते थे। जो बुनियादी मांगे थी आज वही मांगों को लेकर किसान बैठे हुए हैं। क्यों? अराजनीतिक आंदोलन सफल तब होता है जब उसमें राजनीति होती है। राम मंदिर आंदोलन तब सफल हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना एजेंडा बनाया। जयप्रकाश आंदोलन तब सफल हुआ जो गुजरात से शुरू हुआ था, जब राजनीतिक दलों ने उसका नेतृत्व किया। कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, तो राजनीति तो होगी। और राजनीतिक दल जो है, अन्ना आंदोलन के गर्भ से पूरी राजनीतिक पार्टी निकल आई उसके गर्भ से, तो राजनीति तो होगी चाहे कोई आंदोलन हो इस देश में। ये कहना कि राजनीति नहीं, और राजनीति क्यों ना हो जी, सवाल राजनीति कोई गंदी चीज थोड़ी है जो हम लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है। अरे राजनीति अगर किसान के मुद्दे पर नहीं होगी, राजनीति बेरोजगारी पर नहीं होगी, राजनीति देश हित पे नहीं होगी, तो क्या राजनीति नाच गाने पर होगी? राजनीति क्या खाना खाने पर होगी? राजनीति पकवान पे होगी? राजनीति तो देश के बुनियादी मुद्दों पर ही होगी। तो इसलिए राजनीति से न सरकार को घबराना चाहिए, न किसान संगठनों को घबराना चाहिए, और न विपक्षी दलों को घबराना चाहिए। अच्छा, विपक्षी दल अगर कुछ न करें तो हम सब कहेंगे विपक्ष बहुत कमजोर है, अगर वो आंदोलन का समर्थन करें तो सब राजनीति कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है? तो विनोद जी, मैं आपसे इस राजनीति को लेकर ही सवाल करता हूं कि क्या आप महसूस करते हैं कि जो एक लंबे समय से विपक्ष निस्तेज महसूस हो रहा था देश में, जिसकी आवाज में कोई दम नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी जमीन पर कोई उपस्थिति नहीं दिखती थी, क्या इस किसान आंदोलन ने कुछ और हासिल किया हो ना किया हो, विपक्षी दलों को कम से कम एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान, एक आवाज उपलब्ध करा दी है? देखिए हिमांशु जी, इस किसान आंदोलन ने एक ऐसी आंधी चलाई है कि सारे विपक्षी दल अपनी अपनी टोकरी और झोला लेके निकल पड़े हैं कि आम कुछ उनकी झोली में आ जाएं। जैसे आंधी चलती है ना, तो हम लोग बाग बगीचे में पहुंच जाते हैं कि कुछ तो आम गिरेंगे पेड़ों से। तो अब वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे जो है और समाजवादी पार्टी हो, वो सब सारी पंचायतें, सारी रैलियां करने लगे किसानों के नाम पर। 4 महीने पहले किसी को किसानों की याद नहीं आ रही थी, ना सपा को, ना कांग्रेस को, ना भाजपा, ना इनको क्या कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल को, जो किसानों की पार्टी थी। लेकिन किसान आंदोलन ने यह कर दिया कि अब सबको लग रहा है कि किसान एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के हम अपना राजनीतिक दांव जो है सही चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हम लोग बार बार बात करते थे कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, किसान आंदोलन कुछ और दे पाया ना दे पाया हो, कम से कम एक विपक्ष को आवाज तो उपलब्ध करा दिया है। पर जयप्रकाश जी, मैं वापस आपके पास आता हूं और आपसे जानना यह चाहता हूं कि अभी जो ये आह्वान किया है किसान संगठनों ने और इनके नेताओं ने कि हम उन तमाम राज्यों में जाएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और आग्रह करेंगे कि भाजपा को वोट ना दें, पर भाजपा को वोट ना दें पर किसको दें, इसके लिए कोई कोशिश आप करने जा रहे हैं? देखिए, किसान संगठनों का फैसला बहुत बढ़िया है जी। आप देखिए कितने दिन से जिस प्रकार पांडे जी भी खुद इस बात को मान रहे थे जी, क्या भारत सरकार जो बार बार ये कहती थी हम बात करेंगे, आज तक सरकार ने बात नहीं की जी। प्रजातंत्र प्रणाली में हर व्यक्ति को आंदोलन करने का हक है। सरकार यदि निरंकुशता से आंदोलन को दबाने का प्रयास करे तो फिर किसान हो तो आंदोलनकारी जो भी संगठन हो उनका एक फर्ज बनता है कि वहाँ चुनाव है और जाना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा देश की जंग आजादी की लड़ाई से पहले वेस्ट बंगाल से जो चिंगारी आती थी वो लाहौर तक जाती थी जी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो भी किसान आज संकट में है तो पूरा इस इलाके का किसान इकट्ठा होकर के उत्तर भारत का उन्होंने वहां जाना चाहिए और हमारे वेस्ट बंगाल के किसान भाइयों से कहना चाहिए कि अब मौका है, प्रजातंत्र है,
अपने अपमान का बदला लीजिए। इस सरकार की तानाशाही रवैयों से, तानाशाही नीति से भारतवर्ष के लोगों को स्वतंत्र कराइए और किसानों ने जाना चाहिए। ये अच्छी बात है, मैं का समर्थन करता हूँ। वोट किस पार्टी के लिए मांगे ये उन्होंने उनके अंतरात्मा पे छोड़ देना चाहिए कि वोट किसी को दो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराओ। अच्छा, एक बात बताइए जयप्रकाश जी, अगर जनता के स्तर पर किसान आंदोलन को इतना समर्थन है तो आज हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार को ऐसा जबरदस्त विश्वास मत कैसे हासिल हो गया? सवाल इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी की सरकार को मत दिया, समझ में आया। जननायक जनता पार्टी जो है वो भी सरकार का हिस्सा है, उनके विधायकों ने भी वोट दिया, समझ में आया। पर निर्दलीय भी इस सरकार के साथ बने रह गए। कैसे? जनता के स्तर पर आवाज बुलंद नहीं है, इसलिए निर्दलीय विधायकों को कोई डर नहीं लगा। आज आपने देखा हरियाणा में पिछले 3 दिन से जी जो बीजेपी के विधायक तो ये कह रहे हैं विप से बंधे हुए हैं जी, और भारतीय किसान यूनियन दूसरे संगठनों ने उनको एक नया विप जारी किया था। प्रजातंत्र में डॉक्टर द्विवेदी जी 2 प्रकार के विप होते हैं जी। एक विप होता है सरकार पार्टी का जी, तो पार्टी के नेताओं ने विप जारी किया। जिन लोगों ने पार्टी के विप को माना, जिन्होंने किसानों के विपक्ष में, किसानों के खिलाफ सरकार के पक्ष में मतदान किया, और एक विप होता है जो जनता ने दिया था। मुझे याद है कि किसान संगठन हर जो भी सरकार के घटक थे उनके घरों में गए थे और उन्होंने कहा था कि विप के भय में यदि आप हमारा विरोध करेंगे तो जो जनता विप है, जो आज जारी हो गया जनता का विप, जनता का विप प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण विप होता है। इनको पता चलेगा कि किस तरीके से जो कल तक जेजेपी के विधायक, निर्दलीय विधायक बार बार ये कहते थे कि तीनों कानून किसान विरोधी हैं, आज उन्होंने सरकार का साथ दिया है। आने वाले समय में इन लोगों ने जनता के विप का जो उल्लंघन किया है, जनता की आवाज का उल्लंघन किया है और जो कॉर्पोरेट हाउस के एक एजेंट के रूप में काम किया है, विशेष तौर से चौधरी देवीलाल जी के पोते और प्रपोते ने आज चौधरी देवीलाल जी की आत्मा रोई होगी कि तेरी ये संतान किस तरीके से किसान के खिलाफ आज मतदान कर रही है। तो इसलिए इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना एक सैनिक दायित्व निभाया था कि सरकार अलपत में आ गई है, क्योंकि इन्हीं के विधायक तो कहते थे कि बिल वापस होना चाहिए, कानून वापस होना चाहिए, हम किसान के साथ हैं। तो जनता देख रही थी, तो इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और जिन निर्दलीय विधायकों ने सरकार का समर्थन किया, किसान का विरोध किया है, सजा उनको जरूर मिलेगी। जनता के विप का उल्लंघन किया आज इन विधायकों ने, उसकी सजा आने वाले समय में मिलेगी, ये दावा है जयप्रकाश जी का। लेकिन मैं एक बार फिर राजवीर जी के पास में आता हूं। राजवीर जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आपके नेता अब उन इलाकों में जाने वाले हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस अपील के माध्यम से? क्या इन विधानसभा चुनावों के परिणाम आपको इन कानूनों की निरस्तगी के रूप में मिलेंगे? देखिए, हमारे नेता आप बता रहे हैं कि उन राज्यों में जाना चाह रहे हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं जी। सर, किसान तो वहां भी है, किसान तो वहां भी है, वो भी परेशान है जी। और बहुत क्लियर कह दूं जी, सरकारें कोई भी रही हो, किसी भी दल की रही हो, किसान की आज जो हालात हैं वो 70 साल के शासन की वजह से हैं जी। हम जो भी राजनीतिक दल हैं, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वो अगर हमारे किसान आंदोलन से हमदर्दी रखते तो हमें हम कहेंगे कि जो किसानों की समस्याएं हैं उस राज्य में जहां आपकी सरकार है, किसानों की समस्याओं से मुक्त कर दीजिए जी। जहां नहीं है, जहां आज केंद्र में सरकार है, उनकी सरकार है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम हमसे ना तो कोई आपके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना अपने लिए वोट मांगने जा रहे हैं जी। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान की बात को सरकार माने, किसान की बात को सरकार समझे। हमारे भाजपा के साथ ये भी कह रहे थे जी, वार्ताओं का दौर 11 बार चला, अब वार्ता रुक गई है। भाई, एक कॉल की दूरी पर हम बैठे हैं, कॉल आज तक नहीं आई। वार्ताओं का क्रिप सरकार ने शुरू किया था, वो हमको देते थे कि किस दिन किस जगह पर समय बात होगी। उन्होंने बात जब भी हमसे कहा कि हमने बात की, आज भी हम बात करने को तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि बगैर वार्तालाप के किसी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होता। तो हम आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं। आप वार्ता के लिए तैयार है, पर जादव साहब एक सवाल का उत्तर आपसे बार बार पूछ रहा हूं फिर भी मिल नहीं रहा है
कि एक तरफ आपके नेता पूरे देश में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने किसानों को दिल्ली की सीमा पर बुला के बिठाया हुआ है। लोग आते हैं जाते हैं बार बार चरणबद्ध तरीके से। बिठाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, हासिल क्या हो रहा है इससे? बिल्कुल, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। ये आंदोलन है जी, किसी को बुला के बैठाया नहीं गया जी, लोग चल के आए हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं जी। जब सर्दी के समय में सरकार ने कहा कि बुजुर्गों को, महिलाओं, बच्चों को बैठाना है जी, हम लोगों ने भी निवेदन किया, पत्रकार साथियों ने आकर के सामने बात की जी, उन्होंने कहा कि हम भी किसान है, हमारे पास भी जमीन है, महिलाओं के पास भी जमीन है, हमें आंदोलन करने का हक है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक रखते हैं, हमने जब बैठाना नहीं किसी को। बैठाने वाले तो भाग जाते हैं, ये तो स्वतः किसान आ रहा है, वो अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर के आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी मजबूती तब आई जब किस सरकार ने हम किसानों को और किसानों की मांगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, एक अलग रवैया अपनाया, तो और इससे जनता में आक्रोश गया, बगैर समझाए लोग अपने आप समझना शुरू कर दिए। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल हम किसी को बैठाने नहीं हैं, हम केवल अपनी मांगों के लिए आए हैं। हम किसी की सरकार बनाने या किसी की सरकार, आप फिर एक बार कहना चाहते हैं जी, फिर एक बार, अभी हमारे माननीय अग्निहोत्री जी कहने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं फिर कहना चाहता हूँ जी, हम किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे को ऊपर लेके नहीं जाना चाहते, हम किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को नीचे ले जाके नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है, ये हिंदुस्तान का किसान कम से कम इतनी मजबूत बना रहे कि अपने उत्पाद का वो मूल्य प्राप्त करने जो सरकार ने निश्चित किया, किसान ने निश्चित नहीं किया जी, सरकार ने निश्चित किया कि हम आपका मूल्य, इस मूल्य कम से कम इतना मूल्य, अधिकतम नहीं, वो बेनिफिट प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम कम से कम इतना देंगे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो कहती है हम लिखकर की गारंटी देना चाहते हैं, हम भरोसा करिए गारंटी देते कि एमएसपी है रही और है, ऐसा नहीं, सरकार मौखिक बात नहीं करती, सरकार कानून बना के देती है। अगर यही सब करना था तो 3 कानूनों को लेकर संसद में क्यों गए, महामहिम राष्ट्रपति के पास क्यों गए, लिख करके दे देते, मुंह से कह देते। सरकार की बात जो होती है वो कानून के माध्यम से। जादव साहब, आप कह रहे हैं कि हम किसी को बुला नहीं रहे। मध्य प्रदेश के एक सम्मानीय मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, गोपाल भार्गव जी, उनका एक बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक बार उस बयान को सुने और फिर आपसे बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं गोपाल भार्गव जी। अंत में फिर यही कहना चाहूंगा, ये जो आंदोलन दिल्ली वगैरह में हो रहा है, 1,50,000 लोग इकट्ठे होके, जैसी सूचना मिली है, नक्सलवादी भी इसमें, खालिस्तानी भी इसमें, अन्य लोग जो इस लोकतंत्र के लिए हिला नहीं पाए, डगमगा नहीं पाए, लोगों को विश्वास में लेकर कभी जीत नहीं पाए, वो अब दूसरे तरीके से इस संसद के फैसले को बदलवाने का काम, और फिर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र के अपहरण करने का काम, भीड़ तंत्र को उस पर हावी करवाने का काम ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप भीड़ तंत्र को हावी करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का बयान तमाम भाजपा से जुड़े हुए नेता दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बिठा नहीं रहे हैं, कैसे बदलेंगे इस मानसिकता को? ना भाजपा के तो जो माननीय नेता जी हैं वो तो कहेंगे, उनका खालिस्तानी से लेकर के और जाने कितने आरोप लगे, लेकिन एक देश की 130 करोड़ जनता ने इनके आरोप खारिज कर दिए जी, तो इनके आरोप कहीं स्टैंड नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए जी, बिल्कुल कतई। आरोप तो इनका काम है लगाना। तो अच्छा, जो भी जो मंत्री बोल रहे हैं, जो भी नेता बोल रहे हैं, जो चुन के आते हैं, जो अपनी हुनर के नहीं आते, जो किसी एक चेहरे के नाम पर चुन करके आते हैं, ये ना तो वोट मांगने जाते, ना इनका कोई मतलब है वोटों से। तो इनका ये कहेंगे, इस बात को कहेंगे, अगर ये जनता के बीच से चुन के आए होते, अगर जनता को इनको इनकी काबिलियत में जनता ने वोट दिया होता तो ये कभी चुन के ना आते। जनता ने तो अब क्या बता दें, 14 और 19 में किस तरह से सरकार बनी, उसी अपेक्षाओं के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए थे कि चलो हमारी चुनी हुई सरकार है, अच्छी बातें करती है, अच्छे काम भी करेगी। लेकिन जब देश के लिए दुनिया की पूंजी को निवेश कराने के लिए बात आती है तो बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, विदेशों में किए जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे किए जाते हैं, तो हमारा देश में हमारा औद्योगिक सर्किट बड़ा मजबूत हो और पूंजी निवेश हो। उनको शर्तें कि तुम्हारी शर्तों पर हम ब्याज पे पैसा देंगे, जमीन उपलब्ध कराएंगे। और जब किसान के हित की बात आती है तो किसान से बात भी नहीं करते। इस देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बगैर मजबूत, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा था, लगभग जादव जी वही कह रहे हैं कि पहले किसानों से बात भी नहीं की जाती थी। विनोद जी इस बात में संतुष्ट हैं कि आप किसान एजेंडे में हैं, लेकिन भानु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बीच में अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। भानु जी, आपको लग रहा है कि गलती कर गए
आंदोलन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात में सहमत हैं कि आंदोलन एक लंबी लड़ाई के लिए चल रहा है और ऐसे आंदोलन से बीच से आपका हटना, पछतावा नहीं होता आपको? गलती कर गए आप। जो बेईमान नेता है जी, वो गलत बता रहे, हम बता रहे सही किया हमने जी। हमने किसान नेताओं को बदनाम नहीं होने दिया जी। और जो राजवीर सिंह कह रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है जी कि सरकार से भी मांगो और किसान नेता से भी ये कहो कि बेईमानी मत करो, किसानों को लूटो मत, और सच्चे ईमानदार नेता हो सब लोग किसान। तो मैं कह रहा हूं कि 30 साल पहले से अब तक सब किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। ये तो हमसे कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, कुछ बेईमानी कर ली, जो सच्चे आदमी पे आरोप लगाते हैं। तो अब हम भी कह रहे हैं जी कि 30 साल की जांच होनी चाहिए सभी किसान नेताओं की। देश में जितने किसान नेता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कितने हमदर्द हैं। और सुनो, 11 में 1 मार्च 11 को आए थे हम, कांग्रेस की सरकार थी जी, कुछ नहीं माना था। और हमारी मांग थी, भारतीय किसान भाइयों की मांग थी, किसान बचाओ, ब्रज बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ और भारत की संस्कृति को बचाओ। एक भी बात नहीं मानी थी। 13 में आए पूरी तैयारी के साथ, तभी मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक बात नहीं मानी। और फिर कहते हैं कि कांग्रेस के किसान नहीं है। तो अब तो कांग्रेस हमदर्द हो गई, और जब सत्ता में थी तभी मान जाती, तभी किसान आयोग का गठन कर देती, तो आज आंदोलन काहे को करना पड़ता। अच्छा, तो भानु जी एक बात बताइए, कांग्रेस ने तो किसानों के लिए नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो किसानों के प्रति संवेदनाएं हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जो किसानों के प्रति सद्भाव बयानों में व्यक्त होता है, उस पर आपका भरोसा है? आपको लगता है ये सरकार किसानों के हित में, किसानों के लिए समर्पित है? ना, मैं उनसे मांग कर रहा हूं कि एमएसपी यदि सरकार तय करेगी तो किसान मरेगा। एमएसपी किसान आयोग बनाकर किसान आयोग की सलाह से बनेगी तो लागत मूल्य का दौड़ा तय होगा, उसमें सबको खरीदा जाएगा। मैं का ये थोड़ा कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से मांग नहीं रहा हूँ या कृषि मंत्री से मांग नहीं रहा हूँ, मैं किसान आयोग का गठन पहले मांग रहा हूँ। और भानु जी को पहले किसान आयोग चाहिए, किसान आयोग के माध्यम से एमएसपी के तौर पर दर का निर्धारण चाहिए, 2 गुना चाहिए। राजवीर जी को कुछ हस्तक्षेप करना था भानु जी की बात पर, उनकी बात सुनते फिर जयप्रकाश जी के पास चलते हैं। जी भानु जी। मैं हस्तक्षेप करने वाली बात नहीं कह रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जिस भाषा का इस्तेमाल हमारे सीनियर किसान नेता कर रहे थे जी, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नेशनल टीवी बैठकर। ये देखो, कौन क्या है क्या नहीं है, ये देश की जनता तय करती है जी। आज देश के किसानों ने तय कर दिया है कि कौन सच्चा किसान है, कौन गलत किसान है, कौन भ्रष्ट किसान है, कौन ईमानदार किसान है। ये आप तय ना करिए, आप तय करिए, ये आप तय नहीं करिए, इस भाषा का इस्तेमाल ना करें, ऐसा राजवीर जी का कहना है। पर जयप्रकाश जी, मैं आपके पास में इस बात को लेकर आ रहा हूं कि किसान आंदोलन कितना लंबा खिंचे, ऐसा हमेशा सरकार की मंशा दिखाई देती रही। और अभी बयानों में जैसा टकराव किसान संगठनों के बीच में आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ने जो इस आंदोलन को थकाने की योजना बनाई सफल होती दिख रही है? आंदोलन से जुड़े हुए लोग परस्पर ही एक दूसरे की जांच की या जिस भाषा की बात कर रहे हैं, सरकार की सफलता के तौर पर नहीं देखेंगे आप? नहीं, देखिए, भानु प्रताप जी का मैं आदर करता हूँ जी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जिस तरीके से भानु प्रताप जी ने बड़ा धोखे की बात कही है किसानों के साथ, ये किसानों के हमदर्द नहीं है जी, ये किसानों के शत्रु हैं भानु प्रताप जी। अगर ये किसान के हमदर्द होते इस तरह की चर्चा नहीं करते। भानु प्रताप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे जी, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात चर्चा हुई, आप कहाँ थे जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे? मैंने उस वक्त आपसे पूछा, C2 फार्मूला यदि लागू करवाने की बात कही तो कांग्रेस पार्टी ने कही। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारे यहाँ, मैं डॉक्टर द्विवेदी बताना चाहता हूँ भानु प्रताप जी को जी, कि शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर बिना ब्याज के हरियाणा प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई इंटरेस्ट नहीं हरियाणा प्रदेश में। तो
कितने ऐसे कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाए और ये बार बार ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी के लोग बात करते, ये इसका मतलब ये सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये सरकार के छोटे हुए इन संगठनों को खराब करना चाहते हैं। आज इनको याद आ गया 100 किसान संगठनों के नेताओं की संपत्ति की जांच कराओ। अरे भाई ये काम सरकार का है कि आपका है? ये काम सरकार का है कि आपका है? कुल मिलाकर विभाजन स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम प्रकाश जी, आपके पास वापस लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, कुल मिला के बात करते थे आप किसानों के भलाई की, किसानों के जीवन की दशा बदलने की, और अब किसान जो इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय से गांव गांव देहात घूम रहे हैं, उनके प्रति बेपरवाह होते हुए आप दिखाई देते हैं। क्या हासिल कर रहे हैं? थोड़ा देश को बताएं तो सही कि इस आंदोलन के साथ ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार करके आपने हासिल क्या किया है? देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन जहाँ किसान की बात है जी, हमारी सरकार बनने के बाद ही प्रत्येक क्षेत्र में किसान की भलाई के लिए हर कार्य करने लगी जी। ये पहली सरकार है जिसने 2-2 हजार करके 6,000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में डाला है जी। अब बहुत से बड़े किसान ये बोल सकते हैं कि 6,000 रुपये का कोई महत्व नहीं है जी, लेकिन जिनके पास 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन है, ऐसे किसान जो है उसके लिए 6,000 रुपया बड़ा महत्व है जी। यूरिया की जितनी कमी रहती थी नीम कोटिंग के बाद वो यूरिया का किया जी। फर्टिलाइजर की कमी दूर हो। आप जिस यूपी के किसानों की बात कर रहे हैं गन्ना की, आप यूपी सरकार ने पिछले बहुत सारे गन्ना के किसानों के जो वहां पर दाम बचे हुए थे उसको दिलवाया है, अभी भी बाकी होगा, लेकिन पुराने बहुत से दिलवाया जी। ये बातें करते हैं जिस जगह की कांग्रेस बात कर रही है, हम यहीं पर हैं जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 43 से 44 लाख जो है यहाँ पे आपके खातेदार हैं और मात्र 20-22 लाख किसानों का एमएसपी पे वो भी 15 क्विंटल खरीदा जाता है। अब आप बताइए, जो ये एपीएमसी एक्ट कहता है कि ये 15 क्विंटल के बाद का जो धान है वो यहीं पर भी अगर बेचा जा रहा है तो वो गैर कानूनी है जी। अगर एमएसपी एक्ट बन जाएगा, अभी भी तो बेचा जा रहा है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो किसानों के ऊपर जुर्म और दंड अभी भी है जी। केरल जहां एपीएमसी खत्म है और सीपीएम उसमें जाती है, आप वाले दिल्ली में रह करके वो भी किसान। तो अग्निहोत्री जी ने बहुत साफ कहा कि हम लोग वाकई में जब बच्चे थे तो बगीचे में जब आंधी पानी आती थी सब टोकरी लेकर के कुछ लेकर के कि किसानों के नाम पर कुछ मिल जाए, वरना विपक्षी राजनीतिक दल तो वैसे के वैसे पड़ी थी। और ये बात सही है, किसानों के बारे में लगातार चर्चा की जरूरत है और हर बार सुधार होती है। किसानों के विषय में हर बार बातचीत की जरूरत है। मेरे साथ में हस्तक्षेप करने के लिए राजवीर जी भी बोल रहे हैं और जयप्रकाश जी बोल रहे हैं। बारी बारी से उनको सुनता हूं और आखिरी बातचीत के लिए फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलता हूं। पहले राजवीर जी। जी राजवीर जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? जी, मैं हस्तक्षेप वाली बात नहीं, हमारे मित्र अभी पांडे जी कह रहे थे जी कि 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि कम से कम सम्मानी राशि होना चाहिए जी। 500 रुपए महीना 1.5 बीघे के किसान को आप देंगे। महंगाई चरम पर है, जीएसटी के बगैर कोई कृषि यंत्र नहीं मिल रहा, खाद के दाम बढ़ते जा रहे, मात्रा घटती जा रही है जी। अगर सम्मान निधि है तो सम्मान सब ज्यादा है। किसान सम्मान निधि नहीं, किसान अपमान निधि है। इस तरह की योजनाएं मत लाओ जिससे किसी का फायदा भी ना हो, बजट भी बर्बाद जाए। योजनाएं बोलाओ जो किसान को उसका लाभकारी मूल्य दे दो। आप सारी प्रेम प्रकाश जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है कि किसान दाम मांग रहा है, दाम आप देना नहीं चाहते हैं, दान देकर अपने आप को दानवीर जरूर कहलाना चाहते हैं। इसके संदर्भ में पूरी उदारता के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, जय जयकार चाहते हैं कि लोग आपकी दानवीरता को लेकर नतमस्तक रहें। जयप्रकाश जी भी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? एक बार जयप्रकाश जी की बात सुनते हैं और फिर बातचीत का समापन विनोद अग्निहोत्री जी के साथ करेंगे। जी जयप्रकाश जी। मेरा पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है जी, मैं इनसे 100% पूछता हूँ जी। आपने 2-2 हजार की बात की पांडे जी, उसके बाद तेल के कितने दाम बढ़े, तेल के ऊपर कितना टैक्स लगाया, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की सब्सिडी खत्म कर दी आपने। जिस तरीके से 6,000 रुपए दे करके सालाना
कितना भारी यूरिया का दाम बढ़ाया, बिजली के दाम बढ़ाए, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ाए, और बार बार आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एमएसपी लागू की देश में, तो कांग्रेस ने की। आपको याद होगा 65-66 के दशक में भारतवर्ष विदेशों से गेहूं लाता था। आज भारतवर्ष का ग्रीन रेवोल्यूशन किस पार्टी ने लेके आया, किस पार्टी ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया? उस वक्त कहा थे भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल। आप इस तरह की चर्चा मत करो। आप ये बताओ कि आपकी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, क्यों नहीं लागू करी? क्यों नहीं लागू की, ये जयप्रकाश जी का सवाल है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊं, पर प्रेम प्रकाश जी को भी लगता है उन्हें भी बात कहनी चाहिए। जी प्रेम प्रकाश जी। जिस कांग्रेस ने एमएसपी ले आया वो कांग्रेस, और अभी तक बहुत सारी जो कांग्रेस बनती जा रही है कांग्रेस है, तो कांग्रेस तो कितनी हो गई उसको आप छोड़िए जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी दाम नहीं दाम भी दे रही है। एमएसपी पे इतने समय में बढ़े हुए दामों को लगातार बढ़ा करके दे रही है। पिछले 10 सालों में जितना मनमोहन सरकार ने एमएसपी पे किसानों को पैसा नहीं दिया, उससे ज्यादा पैसा हमने दिया, हर फूड ग्रेन्स पे दिया है, और हम दान नहीं दे रहे हैं। और आपने जितना पैसा किसानों को दिया, डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगा लगा के उससे ज्यादा आपने वसूल लिया। इसको देश की जनता कह रही है। पर विनोद जी, मैं वापस आपके पास रुक कर रहा हूं आखिरी टिप्पणी के लिए कि किसान आंदोलन के संदर्भ में आपने कहा ना भटका है, ना अटका है, लटका है। इस लटकन को खत्म होने की कोई उम्मीद विनोद अग्निहोत्री जी देख पा रहे हैं, या हमें 2024 तक इसी प्रकार के तमाशे को चलते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार प्रचंड बहुमत में है? देखिए, सरकार निस्संदेह बहुमत में है। 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और एनडीए के 350 सांसद से मिला करके, हालांकि शिवसेना अलग हो गई है, उसको अगर आप माइनस करते हैं तो भी 325 के आसपास सांसद हैं जी। लेकिन मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, देखिए, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे जी कि फैसले सड़क पर नहीं संसद पे होते हैं जी। और वो कहते थे किसानों आंदोलन ज्यादा जरूरी है, सियासत पर कब्जा करो जी। किसान, जब भी किसान हित के फैसले हुए हैं वो संसद के भीतर सरकारों ने किए हैं, और उन सरकारों ने किए जिनमें किसानों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रही है। सर छोटू राम ने अगर अंग्रेजों के जमाने में राजस्व मंत्री रहते हुए मंडी एक्ट पारित कराया था, वो राजस्व मंत्री थे तब पारित हुआ था। ये अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि सन 66 में जो है एपीएमसी एक्ट बना, उस वक्त देश में जो किसान नेता थे, देखिए किसान राजनीति खत्म हो गई, किसान आंदोलन तो बढ़ते गए 80 के दशक से, किसान राजनीति खत्म हो गई। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, कुम्हाराम आर्य, नाथूराम, दौलत राम सारण, बलराम ठाकर, तमाम सारे किसान नेता जो थे आज हाशिए पर, मतलब आज वो एक जमाने में थे, हर पार्टी में हुआ करते थे। जनसंघ में भी किसान नेता थे, कम्युनिस्टों की बाकायदा किसान संघ सभाएं थी। आप अगर स्वामी दयानंद सरस्वती और बाबा रामचंद्र के जमाने से आप किसानों की लड़ाई का इतिहास देखें तो किसान जो है, जब जब उसने राजनीति को अपने हाथों में नियंत्रण में लिया है, उसको सफलता मिली है। जब से 1980 के दशक के बाद से जब मंडल और मंदिर की राजनीति इस देश में हावी हुई, तो किसान हिंदू बन गया, किसान यादव बन गया, किसान जाट बन गया, किसान गुजर बन गया, किसान मुसलमान बन गया, किसान ब्राह्मण बन गया, किसान त्यागी बन गया, किसान पिछड़ा बन गया, किसान अगड़ा बन गया, तो किसान रहा ही नहीं। तो जो किसान आंदोलन के नेता थे, अब मैं नाम बताऊं, मुलायम सिंह यादव किसान आंदोलन के नेता थे, यादवों के नेता हो गए। चौधरी अजीत सिंह किसान नेता थे, जाटों के नेता हो गए। चौधरी देवीलाल किसान नेता थे, जाटों के नेता हो गए। मतलब चौधरी चरण सिंह को लोग जाटों के नेता करने लगे, जिनका सिक्का पूरे किसान आंदोलन, किसान बिरादरियों में गूंजता था। जितना जाट चौधरी चरण सिंह को नेता मानते थे, उससे ज्यादा यादव मानते थे, उससे ज्यादा कुर्मी गुजर मानते थे, उससे ज्यादा सैनी मानते थे, सारी किसान जातियां उनको नेता मानती थी। तो किसान नेता खत्म होते गए, किसान आंदोलन बढ़ता गया। आज जरूरत है राजनीति के अंदर किसान नेता आए, तमाम दलों में, हर दल में किसान नेता आगे आकर के अपने हक में फैसले करवाएं, तब किसानों की समस्या सुलझेगी। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी की है कि किसानों को राजनीति के अंतर्गत अपनी भूमिका तलाशनी पड़ेगी। अगर इस राजनीति में किसान को अपना हक चाहिए तो उसे अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। यह किसान आंदोलन किसानी को एक बार मुख्य धारा में ले आया है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये आंदोलन 3 कानूनों की निरसगी के तौर पर कुछ हासिल करे ना करे, पर किसानों की जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर कर गुजरे। इस उम्मीद के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का।
हमारा आज का शेर उसी इंतजार को समर्पित कि खुदा करे कि मजा इंतजार का ना मिटे, खुदा करे कि मजा इंतजार का ना मिटे, मेरे सवाल का वो जवाब दे बरसों में। दाग ने जो ये लिखा था ये कमोबेश किसान आंदोलन पर बड़ा सटीक बैठता है। सरकार इतनी आसानी से फैसला नहीं कर रही है, पर सरकार जितना फैसले में इंतजार कर रही है उतना ही किसान और किसानी इस देश में मुद्दा बन रहा है। और किसान और किसानी इस देश में अगर मुद्दा रहेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा समाधान निकलेगा जो इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।